Hello everyone, hope you guys doing well. So welcome again on the digital platform of the Toolbox. कल हम लोग कुछ बातें कर रहे थे जहाँ पे हम लोगों ने आइडियल ट्रांसफार्मर के बारे में कुछ डिस्कस किया था और यहाँ पे देखा था कि जो अपने पास रेसिस्टेंस की वैल्यू 0 रख रहे हैं वाइंडिंग की और फ्लक्स की कोर की परमिबिलिटी को अगर इनफाइनाइट रख रहे हैं तो करंट कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। ऐसे हम लोग कुछ बात किए थे और कंक्लूजन पे आए थे कि फ्लक्स एस्टेब्लिश हो जा रहा था बिना करंट को ड्रॉ किए। करंट 0 एम्पियर था, फिर भी बिना ड्रॉ किए इसमें फ्लक्स एस्टेब्लिश हो जा रहा था, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं था। बट द केस इज एन आइडियल केस। केस कैसा है? एक आइडियल केस है, तो हमें ये मानना पड़ेगा कि चलो ठीक है, फ्लक्स एस्टेब्लिश हो गया। इन दिस केस हम लोगों ने कहा कि 5 बराबर, मान लिए कि इस इंस्टेंट पे जो फ्लक्स आया वो कितना हो गया, 5m साइन ओमेगा टी हो गया। इस इंस्टेंट पे एक पॉइंट हमने कंसीडर किया कि ये अपने पास कुछ फ्लक्स आ गया। नाउ अभी हम लोगों ने आइडियल केस के बारे में कुछ एनालिसिस ऐसा कर लिया। अब जरा सा हम लोग देखेंगे अगला टॉपिक कि अगर हम लोग ये ट्रांसफार्मर कैसा है, नो लोड कंडीशन में, ये अभी जो ट्रांसफार्मर है ये नो लोड कंडीशन में, नो लोड कंडीशन में, इसका मतलब है कि इसके ऊपर कोई भी लोड नहीं लगाया गया है। अब हम लोग करेंगे आइडियल ट्रांसफार्मर अंडर लोड कंडीशन। अगर आइडियल ट्रांसफार्मर को हम लोग लोड कर देते हैं तो क्या होगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हेडिंग इज आइडियल ट्रांसफार्मर अंडर लोडेड कंडीशन। हेडिंग लिखिएगा, आइडियल ट्रांसफार्मर अंडर नो लोड कंडीशन। एक अभी इसी का एनालिसिस और करते हैं, एक दैट इज आइडियल ट्रांसफार्मर आइडियल ट्रांसफार्मर अंडर नो लोड कंडीशन। अगर आइडियल ट्रांसफार्मर नो लोड कंडीशन पे है तो, मीन्स इसके ऊपर कोई भी लोड नहीं लगा रहे हैं, इसको हम लोग क्या रख रहे हैं, ओपन सर्किटेड रख रहे हैं ना। हो क्या रहा है, हमने मान लिया कि फ्लक्स एस्टैब्लिश हो गया, फ्लक्स हम लोगों ने स्टैब्लिश करा लिया विदाउट ड्राइंग एनी करंट थ्रू द सोर्स। मान लिया कि ये फ्लक्स एस्टैब्लिश हो गया क्योंकि ट्रांसफार्मर कैसा है, आइडियल है। ओके, अगर फ्लक्स एस्टैब्लिश हो गया मेरे दोस्त, तो इसका मतलब है कि ये फ्लक्स अपने पाथ को कंप्लीट करेगा। अगर फ्लक्स अपने पाथ को कंप्लीट कर रहा है और उसका नेचर कैसा है, साइनसॉइडल नेचर है, इट मीन्स वो कैसे चल रहा है, साइनसॉइडली चल रहा है, कुछ इस तरह से। साइनसॉइडली मीन्स ये वाला पार्ट आप देखोगे स्टेशनरी, ये वाला कॉइल स्टेशनरी है और इसका जो सेकेंडरी कॉइल है ये भी कैसा है, स्टेशनरी है। दोनों ही कॉइल कैसे हैं, स्टेशनरी हैं। अब अगर इसके बीच में अपने को रिलेटिव मोशन क्रिएट करवाना है तो ये तभी पॉसिबल है जब फ्लक्स का नेचर कैसा हो, टाइम वेरिएंट नेचर का हो। तो मैंने कहा कि मान लिया अगर वोल्टेज सोर्स टाइम वेरिएंट है, समय के साथ बदल रहा है, तो करंट भी कैसा होगा, टाइम वेरिएंट होगा। करंट अगर टाइम वेरिएंट है तो फ्लक्स भी कैसा होगा, टाइम वेरिएंट होगा, ठीक है। अब फ्लक्स का नेचर कैसा है, साइनसॉइडल, कुछ इस तरह से चल रहा है। अगर फ्लक्स चल रहा है तो अगर ये कंडक्टर लगा हुआ है भाई, तो कंडक्टर स्टेशनरी और फ्लक्स खुद मूव कर रहा है, तो एक रिलेटिव मोशन होगा। रिलेटिव मीन्स देयर इज अ स्पीड डिफरेंस, दोनों के बीच में कोई ना कोई मोशन आना चाहिए। अगर जिस मोशन में, सपोज करिए ये कंडक्टर है, ये फ्लक्स है, इन दोनों का मोशन एक ही वेलोसिटी से होने लगे तो इन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन कितना, 0। रिलेटिव मोशन तभी पॉसिबल है अगर ये कंडक्टर स्टेशनरी है और ये फ्लक्स जो हो जाए मोशन करे, या ये फ्लक्स स्टेशनरी हो, कंडक्टर मोशन करे। तो अगर कंडक्टर स्टेशनरी है और फ्लक्स मोशन कर रहा है तो ऐसे इंड्यूस्ड ईएमएफ को हम लोग क्या कहते हैं, स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। फंडामेंटल में मैंने बता दिया है। नाउ
अब यहां पे ये फ्लक्स चल रहा है, ये फ्लक्स ऐसे चल रहा है, फ्लक्स के चलने की वजह से इस वाले कॉइल में एक ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, एक ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, और ये फ्लक्स यहां पे आ रहा, तो इस कॉइल में भी एक ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। ठीक है, नाउ ध्यान से समझिएगा। इसको मैं कहा, लेट अस सपोज इसके पास N1 टर्न्स हैं और इसके पास N2 टर्न्स हैं, दोनों के अपने अलग अलग टर्न्स हैं, N1 और N2। फॉर सेक ऑफ एक छोटा सा आपसे रिलायबिलिटी के लिए मैं कह रहा हूं, बस ऐसे मान लीजिए N1 की वैल्यू ज्यादा है N2 से। आपसे मैं बस ये थोड़ी सी एक छूट लेना चाहता हूं, मैं कह दिया कि N1 की वैल्यू N2 से क्या है, ज्यादा है। अगर ऐसी बात हो रही है, N1 की वैल्यू N2 से ज्यादा हो रही है, तो इसका मतलब है कि नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ दिस कॉइल इज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ दिस सेकेंड पोर्ट। सेकेंड पोर्ट का जो आपके पास नंबर ऑफ टर्न्स है वो कम होगा एज कंपेयर टू फर्स्ट पोर्ट, इनपुट पोर्ट। तो मैं कहा अगर मेरे को ईएमएफ निकालना है कि भाई इंड्यूस्ड ईएमएफ, ये फ्लक्स चल के आए, अब इस कॉइल को भी तो कट कर रहा है, तो इसमें ईएमएफ कितना इंड्यूस्ड हुआ। तो लेट अस से दैट दिस टर्मिनल इज टर्मिनल ए। अगर ये वाला टर्मिनल आपके पास टर्मिनल ए है, ये वाला टर्मिनल बी है, तो इसे मैं कहा ई ए बी। ये टर्मिनल कौन सा हो गया, ई ए बी हो गया। नाउ अगर ये टर्मिनल ई ए बी है, तो मैं कह सकता हूं, क्या कह सकता हूं कि अगर ई ए बी की अपने को वैल्यू चाहिए, ई ए बी की वैल्यू चाहिए, तो ई ए बी का मैं मैग्नीट्यूड में अभी इंटरेस्टेड हूं, क्योंकि फैराडेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहता है कि when there is any relative motion between the flux and the conductor and EMF get induced, EMF यहां पे induced हो जाता है। ठीक है, अभी ये कट करेगा, and the magnitude is depends on the rate of change of flux। मैग्नीट्यूड किस पे निर्भर करता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, फ्लक्स कितने तेजी से अपने रेट को बदल रहा है, मगर ठीक है। एंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज गिवन बाय लेंज लॉ। तो डायरेक्शन कहां से निकालेंगे, लेंज लॉ से। तो अभी हम लोग सिर्फ इसमें क्या लगा रहे हैं, ईएमएफ कितना इंड्यूस हुआ। सो इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल्स टू एन डी फाई ऑफ टी अपॉन हाउ मच, डी टी। दिस इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ। नाउ इफ we are going to substitute the value of n is equals to n1 for this case, इस केस के लिए अगर हम लोग n is equals to n1 सब्सटीट्यूट करते हैं, d by कितना dt, और phi of t is nothing but the phi m sin omega t, phi m sin omega t। अब यहां पे देखिए जरा, n1 और इसकी वैल्यू क्या आ गया, phi m, साइन का क्या होता है डिफरेंशिएशन, cos omega t इंटू कितना, ओमेगा। अब यहां से अगर आप देखेंगे तो ये बना n1 phi m ओमेगा, और अगर मैं इसको लिखता हूं क्या, cos को बस ऐसा लिखना चाहता हूं sin, और यहां पे लिख देना चाहता हूं पाई बाई 2, और यहां पे मैंने कर दिया प्लस ओमेगा टी, पाई बाई 2 प्लस ओमेगा टी। और यहां जरा देखिए, क्योंकि साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा इज साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा इज इक्वल्स टू कितना होता है, कॉस थीटा होता है। तो क्या है, यहां पे आपके पास ये बन गया, और आपने फाई क्या लिया था, फाई ऑफ टी लिया था, फाई एम साइन ओमेगा टी। क्यों इसको साइन में लिखने की कोशिश कर रहा हूं, कभी भी दो साइनसोइडल वेव का कंपैरिजन अगर आपको करना है तो उसकी एक कंडीशन होती है। सबसे पहला कंडीशन क्या होना चाहिए, एम्पलीट्यूड दोनों का सेम होना चाहिए, नेचर सेम होना चाहिए, पॉजिटिव पॉजिटिव रहे, नेगेटिव नेगेटिव रहे। दूसरा, जो अगर ये साइन में है तो ये भी साइन का वेव होना चाहिए, कोसाइन में है तो ये भी कोसाइन का वेव होना चाहिए। तो ये कोसाइन था और ये साइन था, तो इसमें कंपैरिजन करना पॉसिबल नहीं था। तो मैंने कोशिश किया कि जिस साइन जिसमें है, जिस फंक्शन में ये है उसी फंक्शन में इसको ले जाया जाए। अगर ये साइन में था तो इसे भी मैंने क्या कर दिया, साइन में कन्वर्ट कर दिया। अगला कंडीशन ये होता है कि फ्रीक्वेंसी भी क्या होनी चाहिए, दोनों साइनसोइडल वेव की सेम होनी चाहिए। तो मैंने क्या कहा, इसकी फ्रीक्वेंसी ओमेगा टी है तो इसकी भी फ्रीक्वेंसी ओमेगा टी है। नाउ द कंपैरिजन इज पॉसिबल इन बोथ द केसेस। इस दोनों ही सिग्नल का कंपैरिजन क्या है, पॉसिबल है।
तो मैं कहा अगर मैं इसको लिखता हूं तो इसे मैं लिख सकता हूं 2 पाई एफ ओमेगा को n1 फाई m और ये बन गया साइन पाई बाई 2 माइन प्लस ओमेगा टी। इसको मैं लिख रहा हूं पाई बाई 2 ओमेगा टी। इसे मैं कहा इक्वेशन नंबर सेकेंड। इस पूरी वैल्यू को मैं एक नया नाम दे दूंगा, कितना, इसे मैं कह दूंगा ई एम साइन पाई बाई 2 प्लस कितना ओमेगा टी। ई एम साइन पाई बाई 2 प्लस ओमेगा टी। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी। ये क्या आ गया, ए बी का मैग्नीट्यूड आ गया। जरा एक बात देखिएगा, यहां पे एक बात ध्यान से देखिएगा, साइन पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी ओमेगा टी मीन्स कंपैरिजन दोनों सिग्नल का पॉसिबल है, दोनों सिग्नल का कंपैरिजन पॉसिबल है। क्या कह रहा है, कह रहा है साइन में पाई बाई 2 ओमेगा टी और प्लस कितना चल दीजिए पाई बाई 2। इसका मतलब है कहीं पे ईएमएफ जो है वो लीड कर जा रहा है 90 डिग्री से, कहीं पे जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो लीड कर रहा है 90 डिग्री से। सपोज करिए कि फ्लक्स का फेज ये था, सपोज करिए फ्लक्स का फेज ये था। इसको वीडियो को पॉज करके इसको राइट डाउन कर लीजिएगा, मैं थोड़ा सा मिटा देता हूं यहां पे फेजर बनाने के लिए। तो अपने पास क्या आ गया, फाई ऑफ टी इज इक्वल्स टू फाई एम साइन ओमेगा टी। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 कहा। और जो ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ यानी ई ए बी, इसी को मैं क्या कह रहा हूं, E1 बोल देता हूं, इसी को मैं बोल देता हूं E1। तो ये E1 की वैल्यू आ गई कितना, यहां से आ गया ई एम साइन ओमेगा टी प्लस कितना पाई बाई 2। एक ही बात है, दोनों को प्लस है ना, तो चाहे ऐसे लिखिए वैसे लिखिए। नाउ अगर मैं इसका फेजर बनाता हूं, इन दोनों सिग्नल का मैं फेजर बनाता हूं, तो ये फेजर कुछ ऐसा दिखेगा। कैसा, मैं कहूंगा इसका मैं फेजर बनाता हूं तो ये कह रहा है ओमेगा टी है और ये ओमेगा टी प्लस कितना है पाई बाई 2 है। यानी अगर मैं फ्लक्स को इस फेज में रखता हूं, अगर मैं फ्लक्स को इस फेज में रखता हूं तो ये क्या बन जाएगा, फाई ऑफ टी बन गया। मान लिया कि फ्लक्स इस फेज में चल रहा है, तो इसका मतलब है कि इसका जो ईएमएफ है वो 90 डिग्री से क्या कर जाएगा, लीड कर जाएगा। और लीड का मतलब है पॉजिटिव का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज। तो यहां से 90 डिग्री आप क्या चल दीजिए, ऊपर चल देंगे, तो यहां पे जो आपको ऑब्टेन होगा, यहां पे जो वैल्यू, ये जो फेजर ऑब्टेन होगा, ये फेजर किसका होगा, दिस वन इज E1। ये फेजर किसका होगा, E1 ऑफ टी का, E1 ऑफ टी का ये बन जाएगा फेजर। एक और बात बताता हूं, इसी फेज में क्या होगा, करंट आएगी। जिस फेज में फ्लक्स होगा इसी फेज में करंट आएगी। क्यों, क्योंकि फाई इज इक्वल्स टू फाई ऑफ टी इज इक्वल्स टू, खैर ये सारी बातें मैंने बता रखी है, फाई ऑफ टी इज इक्वल्स टू NI अपॉन में कितना होता है, रिलक्टेंस। अगर नंबर ऑफ टर्न्स कांस्टेंट है, रिलक्टेंस ऑफ अ मटेरियल कांस्टेंट है, तो वेरिएबल क्या होगा, I जिस फेज में होगा उसी फेज में क्या होना होगा, करंट को भी होना होगा। तो करंट और फ्लक्स क्या होगा, सेम फेज में जाएगा और इसके 90 डिग्री से लीड कर जाएगा कौन, E1। बहुत सारी किताबों में, मैं समझ रहा हूं जो लोग पढ़ चुके हैं वो थोड़ा सा अब कंफ्यूज होना स्टार्ट हो गए होंगे कि कुछ किताबों में सर ऐसा तो फेजर दिया ही नहीं था। ठीक है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सभी बातें धीरे धीरे खोलेंगे। ठीक है, अभी थोड़ा सा तसल्ली रख के ये लिखिए। तो अपने को जो फेजर मिला वो कैसा मिला, आइडियल कंडीशन में, कि भैया देखो फ्लक्स इस डायरेक्शन में और फ्लक्स से लीड कर गया इंड्यूस्ड ईएमएफ, अगर मैं बात करूं थोड़ी सी बातें करता हूं, जो आप फ्लक्स फेजर की बातें कर रहे हैं,
जो लोग नए हैं तो वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे। चलिए छोड़िए, यहाँ पे आइए, वो भी बात करेंगे हम लोग। चलिए, तो मैं कहा ये आपके पास फेजर डायग्राम आ गया, किसका? फेजर डायग्राम ऑफ आइडियल ट्रांसफॉर्मर। फेजर डायग्राम, फेजर ऑफ आइडियल ट्रांसफॉर्मर अंडर नो लोड कंडीशन। नो लोड कंडीशन, अगर नो लोड कंडीशन पे है तो यहां पे इसका आपको क्या मिल गया? फेजर डायग्राम। तो इसका मतलब है सर कि अगर यहां पे फ्लक्स इवन इतना इंड्यूस्ड हो गया तो आप मेरे को डायरेक्शन भी बताइए, ए पॉजिटिव होगा या बी पॉजिटिव होगा? मैं कहा अगर आपको इसका डायरेक्शन निकालना है, ये पॉजिटिव होगा और नेगेटिव होगा, तो ये लेंज लॉ से निकलेगा। और लेंज लॉ बताते टाइम ही मैंने कहा था कि जब भी आपको लेंज लॉ अप्लाई करना है उस टर्मिनल को शॉर्ट कर दीजिए। तो मैं क्या किया, इस वाले वोल्टेज को बाहर निकाल दिया, इस वोल्टेज को मैंने क्या कर दिया? अलग। जब भी आपको लेंज लॉ लगाना है तो सिंपली आप क्या करिए, इस वोल्टेज को बाहर निकाल दीजिए। तो VT को मैंने बाहर निकाल दिया और इस वाले टर्मिनल को क्या कर दीजिए? शॉर्ट कर दीजिए। दोस्त, अगर यहां पे आप नए हैं तो प्लीज फंडामेंटल को एक बार जाके देख लीजिए। तो यहां पे आपने इसे क्या कर दिया? शॉर्ट कर दिया विद अ स्मॉल वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस, विद अ स्मॉल वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस। अब मेरे को लेंज लॉ अप्लाई करना है। देखिए, मैं लेंज लॉ भी सिखा रहा हूं, फिर से सिखा रहा हूं। लेंज लॉ इस तरह से अप्लाई करना है कि जो फ्लक्स आया, जिसकी वजह से ये ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ, उसको क्या करे? अपोज करे। जिसकी वजह से ये ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ उसे अपोज करे। तो ये ईएमएफ इंड्यूस हुआ इस फ्लक्स की वजह से। तो अगर मैं इसमें करंट फ्लो कराऊं, इस सर्किट में करंट फ्लो कराऊं, तो ये जो सर्किट में अभी करंट फ्लो होगा ये कुछ इस तरह से होना चाहिए कि जिसकी वजह से जो फ्लक्स रेड वाला है उसको क्या करे? अपोज करे। तो मैं इसको पहले शॉर्ट कर देता हूं विद अ स्मॉल वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस R, और इसमें मैं इसे करंट फ्लो करा रहा हूं। करंट फ्लो कराने के दो रास्ते हैं। पहला रास्ता ऐसा है कि देखो, पहला रास्ता ऐसा है कि जिस डायरेक्शन में, पहले मैं ले लेता हूं कि डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में रेड वाली करंट फ्लो हो रही है उसी में मैं फ्लो करा दूं, यानी करंट की डायरेक्शन ये मान लेता हूं। तो करंट की डायरेक्शन ये मानूंगा तो भैया देखो, ये जो फ्लक्स है, रेड वाला फ्लक्स है, और जो ये ब्लैक वाला करंट जा रहा है, इसकी वजह से जो फ्लक्स होगा ये दोनों क्या कर जाएंगे? ऐड हो जाएंगे। ये दोनों क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे। मुझे क्या करना है? ये जो फ्लक्स इंड्यूस्ड हो रहा है, जो शॉर्ट कराने के बाद, वो क्या करना चाहिए? इस वाली फ्लक्स को अपोज करना चाहिए। इसका डायरेक्शन अगर इधर है तो इंड्यूस होने के बाद डायरेक्शन इधर होना चाहिए। अब मैं क्या करता हूं, मैं कहा अगर मैं इसको शॉर्ट कराता हूं तो करंट की डायरेक्शन मैं इधर से ले लूंगा। करंट मतलब ऐसे बह रही है, यहां से यहां पे बह रही है। अगर करंट यहां से यहां पे बह रही है तो इस पाथ को कंप्लीट करेगा। यानी करंट अगर इस पाथ को कंप्लीट कर रहा है तो इंड्यूस्ड फ्लक्स किधर होगा भाई? इंड्यूस्ड फ्लक्स डाउनवर्ड, और डाउनवर्ड हो रहा है, और रेड वाला फ्लक्स किधर जा रहा है? अपवर्ड जा रहा है। ये इसको अपोज कर रहा है। अब मैं कहा अगर रेसिस्टेंस है और सर्किट का आपके पास जरा सा नॉलेज है, जरा सा छोटी सी बात, क्या कि अगर रेसिस्टेंस के अंदर करंट यहां से फ्लो कर रहा है तो मेरे दोस्त ये वाला टर्मिनल पॉजिटिव होगा और ये वाला टर्मिनल नेगेटिव होगा। इसका मतलब है अगर करंट यहां से फ्लो कर रहा है, ब्लू वाला देखिएगा, अगर करंट यहां से फ्लो कर रहा है I, तो ये वाला टर्मिनल पॉजिटिव होगा और ये वाला टर्मिनल नेगेटिव होगा। अगर ये टर्मिनल पॉजिटिव तो ये पूरा कंडक्टर लगा है, इस पूरे को क्या होना पड़ेगा? पॉजिटिव, और इसे क्या होना पड़ेगा? मजबूरन नेगेटिव। इट मीन्स A वाला टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल हो जाएगा, B वाला टर्मिनल नेगेटिव। दिस इज द लेंज लॉ। और यहां पे कह रहा है EAB, यहां पे कह रहा है EAB। अगर EAB की मैं बात करता हूं, EAB इज इक्वल्स टू EA माइनस कितना? AB, पोटेंशियल एट पॉइंट A माइनस पोटेंशियल एट पॉइंट B. So this has to be positive. The potential at point A is positive and the potential of point B is
नेगेटिव, तो यहां से आप निकालेंगे तो यहां पे आपको वैल्यू मिल जाएगी। दोनों के पोटेंशियल को माइनस कर देंगे तो ये भी आ जाएगा। तो यहां पे जो वैल्यू मिलेगी वो कैसा मिलेगा, पॉजिटिव वैल्यू हो गई पॉजिटिव। ये आपने अप्लाई कर दिया लेंज लॉ। ठीक है, ये बात मेरे को कुछ समझ आ गई। अभी बस जाने दीजिए, जहां पे आप फंस रहे हैं, जो फेजर आप ढूंढ रहे हैं, हम आएंगे उस पर बात करेंगे। ठीक है, घबराने की आवश्यकता नहीं। मैं कहा सर ये बात तो मेरे को समझ में आ गई कि इसकी वैल्यू इतनी हो गई। तो अब देखो ये फेजर हो गया आपके पास। अब मैं कहता हूं E2 की वैल्यू बता दो मेरे दोस्त, यानी ये फ्लक्स यहां भी चल रहा है, N2 को भी क्या कर रहा है, लिंक कर रहा है। अगर N2 को लिंक कर रहा है मेरे दोस्त, तो यहां पे E2 आएगा, एक E2 ऑफ T आएगा, और इसे मैं ले लेता हूं A डैश और इसे मैं ले लेता हूं B डैश। मैं कहा E2 बताइए, E2 की वैल्यू क्या होगी। तो E2 अगर मैं निकालता हूं तो E2 की वैल्यू यही निकाल देते हैं, यानी E2 इज इक्वल्स टू फिर से कितना होगा, N2 d फाई ऑफ T अपॉन dt इज इक्वल्स टू N2 अपॉन में कितना, d बाई डी टी फाई एम साइन ओमेगा टी, यहां से जरा देखिएगा इसे क्या करता हूं मैं कहा कि यहां से जरा मैं लिखता हूं E2 इज इक्वल्स टू, तो यहां पे बना N2 और फाई एम, डिफरेंशिएट करेंगे साइन क्या हो जाएगा, कॉस ओमेगा टी इंटू ओमेगा, यहां से बनेगा 2 पाई एफ, इसको लिख दिया N2 फाई एम कॉस ओमेगा टी। अगेन वही वाली वैल्यू मिलेगी 2 पाई एफ, इस पूरी वैल्यू को मैं लिख दे रहा हूं E2m या EM2, और इस पूरी वैल्यू को EM1 बोल दिया मैं। ठीक है, तो यहां पे वैल्यू बन गया क्या, ये पूरी वैल्यू को, और यहां पे बन गया क्या, साइन पाई बाई 2 प्लस कितना, ओमेगा टी। यहां पे आप देखेंगे तो फ्लक्स साइनसॉइडल था, फ्रीक्वेंसी ओमेगा टी थी। इसमें जो ऑप्टेन इंड्यूस्ड ईएमएफ हुआ है E2 साइनसॉइडल नेचर का है, और ये क्या कह रहा है, 90 डिग्री से ज्यादा है। इसका मतलब है मेरे दोस्त E2 भी क्या होगा, 90 डिग्री से लीड कर जाएगा फ्लक्स से। E2 भी 90 डिग्री से क्या कर गया, लीड कर गया। ये बात मुझे समझ आ गई। अब जो स्मॉल वैल्यू है, ध्यान रखिएगा, जो स्मॉल वैल्यू है, जो पहले वाला ट्रांसफॉर्मर बना था उसको भी बनाइएगा और इसे भी बनाइएगा। लेंज लॉ कैसे अप्लाई हुआ ये भी लगाइएगा। तो जो पहले वाला वैल्यू है इसको सब मैं स्मॉल से डिनोट कर रहा हूं, स्मॉल E1t, E2t। ठीक है, तो अगर स्मॉल से डिनोट कर रहा हूं तो वो इंस्टेंटेनियस वोल्टेज है, इंस्टेंटेनियस करंट है। यहां पे जो करंट आया होगा जब मैंने लिखा होगा तो आई टी लिखा होगा, फाई टी लिखा होगा, तो ये सारी वैल्यू कैसी है, इंस्टेंटेनियस है। अब मैं कहा कि इसी डायरेक्शन में इसका फेजर है और E1t इज ग्रेटर देन E2t। ऐसा क्यों ले रहा हूं, क्योंकि मैंने पहले ही कह दिया N1 इज ग्रेटर देन N2। इसलिए अगर भैया N1 की वैल्यू N2 से ज्यादा है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑफ E1 इज ग्रेटर देन E2। क्यों जरा देखो, मैं कहता हूं EM1 इज इक्वल्स टू 2 पाई एफ N1 फाई एम, और E2 इज इक्वल्स टू EM2 इज इक्वल्स टू 2 पाई एफ N2 फाई एम। ये दो अलग अलग बातें, लेकिन दोनों ही इंड्यूस्ड ईएमएफ में एक फैक्टर को जरा देखिएगा, ये देखिएगा N1 और यहां देखिए N2। बाकी सारी वैल्यूज दोनों ही में क्या है, सेम है। अगर N1 की वैल्यू ग्रेटर है N2 से तो इसका मतलब है EM1 की वैल्यू ग्रेटर होगी EM2 से। ये बात समझ आनी चाहिए कि भाई EM1 की वैल्यू क्या है, ज्यादा है EM2 से। तो यहां पे मैंने फेजर में इसको ऊपर बनाया है और इसे क्या बनाया है, नीचे बनाया है। जबकि जब भी हम लोग फेजर बनाते हैं तो हमेशा आरएमएस वैल्यू में रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां से जरा हम लोग इसका आरएमएस वैल्यू निकालते हैं।
तो अगर मेरे को इसका आरएमएस वैल्यू निकालना होगा तो इससे क्या करना पड़ेगा, √2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो मैं कहूंगा कि भैया देखो आरएमएस वैल्यू आरएमएस वैल्यू निकालें। इस पूरे को मैं मिटा देता हूं, जगह कम है अपने पास। तो आरएमएस वैल्यू अगर मैं निकालता हूं तो मैं कहूंगा आरएमएस वैल्यू, तो EM1 माने इसका मैग्नीट्यूड निकालना चाहता हूं, जो इंड्यूस्ड EMF यहां पे हुआ इसका मैं मैग्नीट्यूड निकालना चाहता हूं। ये हुआ E1T, इसका मेरे को चाहिए मैग्नीट्यूड। अगर मेरे को इसका मैग्नीट्यूड चाहिए आरएमएस में तो मैं कहूंगा EM1 इज इक्वल्स टू EM1 इंस्टेंटेनियस अपॉन में कितना लिख दीजिए √2, और अपने पास तो ये था ही साइन π/2 प्लस कितना ω/t। यहां से अगर आप देखेंगे तो ये बनेगा √2 πf φm_n1, और यहां पे बन जाता है आपके पास, ये यहां से देखेंगे इसको अगर मैं लिखूंगा तो 2πf और डिवाइड बाई कितना है √2 है, तो यहां से आपके पास जो निकल के आएगा वो कितना π/2 प्लस कितना ω/t, और यहां से अगर आप देखेंगे तो ये बन जाएगा √2 πf φm_n1 sin π/2 प्लस ω/t। ठीक है, तो यहां से आपके पास आरएमएस वैल्यू आपके पास निकल के आ गई। और इसी तरह से आरएमएस वैल्यू अगर निकालेंगे E2 का तो ये भी उतना ही मिलेगा φm, और ये बन जाएगा n2 sin π/2 प्लस कितना ω/t, प्रोवाइडेड क्या EM1 की वैल्यू ग्रेटर होगी किससे, EM2 से। तो अब अगर मैं फेजर डायग्राम ड्रॉ करता हूं आइडियल ट्रांसफार्मर का, तो वो कैसा होगा, सेम वैसा ही होगा, बस आपके पास क्या चेंज आपको जो करना है वो क्या करना है, φ(t), ये हो गया करंट I(t), इसी फेज में कौन सा पहुंच जाएगा, E1 माने आरएमएस वैल्यू, और इसी फेज में कौन पहुंच गया, E2। मैक्सिमम रखिए या ना रखिए, अब इसका नाम दे दीजिए E1 और इसका नाम दे दीजिए E2। ठीक है, E1 और E2। नाउ तो यहां से मेरे को एक बात समझ में आई कि E1 की वैल्यू क्या है, ग्रेटर है E2 से। E1 की वैल्यू ग्रेटर है E2 से, तो इस वजह से इसको ऊपर बना दिया, नीचे बना दिया, और ये आपके पास करंट का फेज बना दिया। इसका आरएमएस वैल्यू ले लीजिए तो I हो गया, और इसको भी वैल्यू ले लीजिए तो φ हो गया, I φ। ठीक है, और इन दोनों के बीच का जो फेज डिफरेंस हो गया वो कितना, 90 डिग्री। ये बात समझ आ गई। नाउ अब मैं बात करता हूं कि भैया ये तो अपने पास हो गया आरएमएस वैल्यू। कभी कभार पूछेगा क्वेश्चन में, कुछ फ्लक्स दे देगा और कहेगा पर टर्न बताइए कितना ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ, पर टर्न माने यहां पे पर टर्न कितना ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ, यहां पे पर टर्न यानी एक टर्न में कितना ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है, कुछ नहीं है, बस सिंपल सी एक बात पूछना चाह रहा है, क्या एक टर्न में कितना ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ। तो आप कहना कोई बात नहीं, अगर आपको पर टर्न ईएमएफ में इंटरेस्ट है, यानी पर टर्न इंड्यूस्ड ईएमएफ, जरा मैं फॉन्ट देख लेता हूं ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, पर टर्न इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है, सही है, पर टर्न इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो पर टर्न इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालने के लिए आपको क्या करना है, E1 तो आपको पता ही है, E1 की वैल्यू कितनी होती है, 2πf φm_n1, और यहां पे कितना छोड़ दीजिए, इतना आपके पास आरएमएस वैल्यू आ गई। मैं कहा अगर आपको पर टर्न चाहिए तो ये टोटल इंड्यूस्ड ईएमएफ इन आरएमएस वैल्यू, आरएमएस में ये टोटल इंड्यूस्ड ईएमएफ है। तो मैं कहा इस पूरे में इंड्यूस्ड ईएमएफ अगर इतना है तो एक टर्न में कितना होगा, तो इस वाले से n को यहां डिवाइड कर दीजिए,
यानी पर टर्न अपॉन ये, इसको अगर आप डिवाइड कर देंगे √2πf∅m, ये बन जाएगा पर टर्न इंड्यूस्ड EMF, पर टर्न इंड्यूस्ड EMF। या अगर आपसे सेकेंडरी का पूछे तो कुछ नहीं करना है, E2 अपॉन में कितना कर दीजिए N2 √2πf∅m, ये बन जाएगा पर टर्न इंड्यूस्ड EMF इन सेकेंडरी वाइंडिंग। ठीक है, इन सेकेंडरी, प्राइमरी सेकेंडरी नहीं कर रहा हूं, बस पर टर्न इंड्यूस्ड EMF मैं कह रहा हूं। ठीक है, क्योंकि प्राइमरी सेकेंडरी कहना अभी पाप है। ओके, तो मैं कहा कि ये पर टर्न इंड्यूस्ड EMF हो गया, ऐसी बात हो गई, इसका ये फेजर बन गया। तो एक बार और मैं बता देता हूं कि फेजर कैसे आया। इस सारी चीजों को आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिएगा। फिर अब मैं आऊंगा कि भैया आपके दिमाग में जो फेजर चल रहा है वो कौन सा है, जो किताबों में लिखी रहती है वो कौन सा है, जो आप पढ़ते हैं। तो जरा सा देखिए, मैं कहा कि जो फ्लक्स है, अभी ध्यान से समझ लीजिए फिर से एक बार, जो फाई है उसी के डायरेक्शन में कौन बन गया, आई बन गया। जो यहां से करंट ड्रॉ हुआ I, जो करंट ड्रॉ हुआ और इससे 90 डिग्री क्या कर गया, लीड कर गया कौन, E1, और उसी डायरेक्शन में कौन होगा, E2 होगा, और E1 की वैल्यू ग्रेटर देन E2 होगी। सिंपल। क्यों ऐसा इसलिए है क्योंकि N1 की वैल्यू ग्रेटर है N2 से, और इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का क्या आ गया, फेज डिफरेंस आ गया। 90 डिग्री का फेज डिफरेंस आ गया। दिस इज द केस ऑफ नो लोड, दिस इज द केस ऑफ आइडियल ट्रांसफॉर्मर अंडर नो लोड कंडीशन। Ideal transformer means what? R is equals to 0, mu is equals to infinite, and P hysteresis plus P eddy is equals to 0। यानी ये सारे कंडीशन को मैं मान के चला हूं, तो मैं कह रहा हूं कि इसका जो फेजर आया कुछ ऐसे आ गया। ठीक, अब थोड़ी सी मैं बात करता हूं, देख लेते हैं टाइम कितना है, उस हिसाब से अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, जहां पे हम लोग बात करेंगे जो आप फेजर की बात कर रहे हो। क्या फेजर की? कि सर हमने तो आइडियल ट्रांसफॉर्मर में कुछ ऐसा देखा था, कैसा देखा था कि भैया यहां पे V1 हो जा रहा था और इस डायरेक्शन में कुछ अपने को E1 और यहां से E2 मिल रहा था। बात करेंगे उस फेजर पे भी हम लोग बातें करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल के लिए अभी इतना ही जानिए कि आपके पास जो फेजर डायग्राम है वो कुछ ऐसा है। यहां पे अपने को क्या मिला, E1, और यहां पे क्या मिला, E2। सिंपल। ठीक है, हैव ए नाइस डे। अच्छे से रहिए, पढ़ते रहिए, और पानी, पेड़ और बिजली बचाइए। ठीक है, थैंक यू, हैव ए गुड डे।